हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 20 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस। और इस लेक्चर में हम प्रोग्राम की बात करेंगे कि किस प्रोग्राम के थ्रू हम इस गोल को, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है, इसको अचीव कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का प्रोग्राम्स नीडेड टू अचीव द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, द 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडिएवर। तो इसमें बेसिकली हम 5 डायमेंशंस पढ़ेंगे और उन 5 डायमेंशंस के थ्रू ह्यूमन बीइंग का जो कॉम्प्रिहेंसिव गोल है उसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे, इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 21। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है वो क्या है। वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस। हर एक इंडिविजुअल में राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए, फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाए, इस सोसाइटी के अंदर एक फियरलेसनेस क्रिएट हो जाए, ट्रस्ट का माहौल बन जाए और नेचर के अंदर कोएग्जिस्टेंस बनी रहे। ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोग्राम चाहिए, इस गोल को जो हमें अचीव करना है, कैसे अचीव करेंगे, तो एक प्रोग्राम हमें चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम है द 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडिएवर। अब ये प्रोग्राम क्या है? ये है एजुकेशन, राइट लिविंग, ठीक है, शिक्षा संस्कार इसको बोला गया है। दूसरा है हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य और संयम इसको हम कह रहे हैं। तीसरा है जस्टिस, प्रिजर्वेशन, न्याय और सुरक्षा की बात की गई है। फोर्थ है प्रोडक्शन वर्क, इसको उत्पादन और क्रिया बोला गया है। और फिफ्थ है एक्सचेंज, स्टोरेज, विनिमय और कोष। ठीक है। तो इनको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। The 5 dimensions broadly cover all the activities that are necessary and fundamental to the harmonious existence of human society. तो बेसिकली ये जो 5 डायमेंशंस हैं वो ये सारी एक्टिविटीज को कवर करेंगी, है ना। सारी ऐसी बातों, ऐसी चीजों को कवर करेंगी जो एक हार्मोनियस एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी हैं और फंडामेंटल्स हैं। ठीक है। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं, पहला पॉइंट, एजुकेशन, राइट लिविंग। तो एजुकेशन का मतलब है शिक्षा, है ना। एजुकेशन, राइट लिविंग का मतलब है शिक्षा संस्कार। अब देखिए क्या है। एजुकेशन रेफर्स टू अंडरस्टैंड हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन का मतलब ये है कि हमें चारों लेवल की हार्मोनी को समझना है, यही एजुकेशन है ना। और राइट लिविंग क्या है? राइट लिविंग रेफर्स टू द कमिटमेंट and preparedness to live in harmony at all 4 levels of living। तो जब मैं एजुकेट हो जाऊंगा या जब मुझे शिक्षा मिल जाएगी कि मैं चारों लेवल की हार्मोनी को समझ पाया हूं, तो अब मेरा ये कमिटमेंट बनता है, अब मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा कि ये जो मैं हार्मोनी को समझा हूं, अब मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही जीऊंगा। टू लिव इन हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। तो ये राइट लिविंग है। ठीक है। तो एजुकेशन मतलब चारों लेवल की हार्मोनी को समझना, और राइट लिविंग का मतलब है कमिटमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस टू लिव इन हार्मोनी। ठीक है। तो वी हैव टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन, राइट लिविंग इन अवर सोसाइटी। तो हमें अपनी सोसाइटी के अंदर एक तरीके से एजुकेशन, राइट लिविंग को एंश्योर करना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल के अंदर एजुकेशन और राइट लिविंग जो है हम लोग दे पाए। This dimension of society works to ensure right understanding and right feelings, or all-encompassing solutions called samadhan in every individual, and ensures that our succeeding generation have both the content and the environment available to work towards achieving their goal of continuous happiness and prosperity। काफी लंबा सेंटेंस है ये, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग जो है, जब हम एजुकेशन और राइट लिविंग की बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर एजुकेशन मीन शिक्षा संस्कार मेरे अंदर जब आ जाएगा तो मेरे अंदर सही समझ आ जाएगी, मेरे अंदर राइट फीलिंग्स आ जाएंगी, और मैं एक ऑल एनकम्पासिंग सॉल्यूशन, मतलब हर अपने आप में समाधानित हो जाऊंगा। ठीक है। और राइट लिविंग के साथ मैं इस हार्मोनी जो एक नेचर में बनी हुई है उसके साथ में क्या करूंगा, अपनी लाइफ को चलाऊंगा। और जब ऐसा सभी इंडिविजुअल में हो जाएगा तो
यही चीज वो क्या करेंगे, आगे आने वाली अपनी जनरेशन में उसको ट्रांसफर करेंगे, है ना। शिक्षा संस्कार जो हम बात कर रहे हैं, तो उससे एक हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी जो ह्यूमन बीइंग के गोल्स हैं वो अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प हमें आगे के लिए मिलेगी। दिस इज द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो जो भी एजुकेशन है, जो भी शिक्षा है, उसका गोल यही होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग के जो बेसिक गोल्स हैं, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, इसलिए जो है एजुकेशन आज की डेट में होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा है हमारा इसमें गोल हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य और संयम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले हमने किसी एक लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। तो संयम का मतलब है, संयम रेफर्स टू अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। संयम का मतलब है कि मेरे सेल्फ में, मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाए कि मुझे अपनी बॉडी की नर्चरिंग करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है और बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना है। व्हेन द बॉडी इज फिट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सेल्फ and there is harmony among the parts of the body, it is referred to as health और स्वास्थ्य। और जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से फिट होगी, सेल्फ की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी, सारे जो ऑर्गन्स होंगे, बॉडी के जो पार्ट्स होंगे वो हार्मोनी में रहेंगे, तो उसी को क्या बोला गया है, उसी को हेल्थ और स्वास्थ्य बोला गया है। ठीक है, तो हमेशा ही आप ये मान के चलिए कि जो संयम है, सेल्फ रेगुलेशन है, वो हेल्थ का क्या है, बेस है। तो अगर हमारे अंदर सेल्फ होगा, तो सॉरी, हम सेल्फ तो है ही, अगर हमारे अंदर संयम होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा, तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा ही बना रहेगा, हम लोग हमेशा ही क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तीसरा है जस्टिस, प्रिजर्वेशन, जिसको न्याय और सुरक्षा बोला गया है। तो जस्टिस का मतलब क्या है, देख लेते हैं। जस्टिस और न्याय रेफर्स टू हार्मोनी इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर जो हार्मोनी है उसकी बात की गई है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, वाइल प्रिजर्वेशन, सुरक्षा refers to harmony in the relationship between human being and the rest of the nature। देखिए, जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करेंगे, और जब हम प्रिजर्वेशन या सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ह्यूमन बीइंग और नेचर के रिलेशनशिप की बात करेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। जस्टिस और न्याय की जब हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब हम प्रिजर्वेशन और सुरक्षा की बात करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग का नेचर के साथ जो एक रिलेशनशिप है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जस्टिस क्या है। अब जस्टिस, मैंने अभी बताया ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के प्रति जो रिलेशनशिप है उसको पहचानना, उसको फुलफिल करना, उसको इवेल्युएट करना। अगर हम ये तीनों कर पा रहे हैं, तो दोनों ही पर्सन क्या कैसे रहेंगे, हमेशा ही म्यूचुअल हैप्पीनेस में रहेंगे, है ना। दोनों के बीच में एक हैप्पीनेस बनी रहेगी कि ह्यूमन का ह्यूमन बीइंग के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मैंने पहचान लिया, उसको फिर मैं निर्वाह कर रहा हूँ, उसका फुलफिलमेंट कर रहा हूँ, इवेल्युएशन भी कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। तो उससे क्या होगा कि मैं भी और जिस ह्यूमन बीइंग के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो भी, दोनों के बीच में क्या रहेगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस रहेगी। फिर हम बात कर रहे हैं प्रिजर्वेशन या सुरक्षा की, वो क्या है, वो ह्यूमन का रिलेशनशिप है रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ। ठीक है, तो उसको भी हमें पहचानना है कि हमारा नेचर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, कैसे हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, इससे मैं प्रॉस्पेरस की फीलिंग मेरे अंदर आएगी, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आएगी, है ना। और नेचर का क्या होगा, नेचर का एनरिचमेंट होगा, प्रोटेक्शन होगा, और नेचर का राइट यूटिलाइजेशन होगा। आजकल जो हम देख रहे हैं ना, नेचर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसीलिए है कि हम नेचर के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको सही से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो नेचर का हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो आज की डेट में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि हम प्रिजर्वेशन की बात करें, इसको समझें और अपने रिलेशनशिप को रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ पहचाने, उसका अच्छे से फुलफिलमेंट करें। तो मेरे अंदर तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, फीलिंग आएगी, है ना, और साथ में नेचर का क्या होगा, एनरिचमेंट होगा, है ना। तो दोनों का ही फायदा होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन वर्क, उत्पादन और कार्य। अब देखिए, वर्क रेफर्स टू द फिजिकल एफर्ट मेड बाय ह्यूमन ऑन द रेस्ट ऑफ द नेचर, while production refers to the output or physical produce that is obtained through these efforts।
अब देखिए कोई भी हम जब नेचर के ऊपर कोई वर्क करते हैं, नेचर के ऊपर काम करते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है ना? तो उसी की यहाँ पे बात की गई है। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज वर्क। तो वर्क क्या है? कार्य की हम बात कर रहे हैं। जहाँ पे कार्य होगा वहां पे प्रोडक्शन होगा, है ना? तो जहाँ पे वर्क होगा वहां प्रोडक्शन होगा। तो वर्क क्या है? वर्क रेफर्स टू द फिजिकल एफर्ट। जो भी हम फिजिकल एफर्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा या हमारे द्वारा जो नेचर के ऊपर लगाए जा रहे हैं, नेचर के ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे किसान खेत में काम कर रहा है, वो एक कार्य कर रहा है, तो है ना? तो उसको उन एफर्ट्स को वर्क बोला गया है। और प्रोडक्शन क्या होगा? जो हम ये वर्क कर रहे हैं नेचर के ऊपर, उसका जो आउटपुट होगा, उसका जो फिजिकल प्रोड्यूस होगा, वो प्रोडक्शन होगा। ठीक? तो वर्क इज लेबर दैट ह्यूमन डज ऑन द रेस्ट ऑफ द नेचर। एक ऐसा वर्क क्या है? ऐसा काम है जो हम नेचर के ऊपर कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द नेचर के ऊपर कर रहे हैं। और प्रोडक्शन क्या है? थिंग्स ऑब्टेन आउट ऑफ वर्क। ठीक है? जो भी वर्क कर रहे हैं उससे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कम टू माइंड व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोडक्शन वर्क। अब देखिए बहुत ही दो इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस हैं जब हम प्रोडक्शन और वर्क की बात करते हैं। वो क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम सही से नहीं समझेंगे तो नेचर के अंदर क्या होगा? नेचर के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी जो आज की डेट में प्रेजेंट है, और नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझना बहुत जरूरी है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, है ना? तो इसको देख लेते हैं। पहला, द डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। सबसे पहले तो हम अपनी जरूरतों को पहचाने कि हमें किस चीज की जरूरत है, और उन जरूरतों के हिसाब से ही हम रेस्ट ऑफ द नेचर पे वर्क करें जिससे उस चीज को हम प्रोड्यूस कर पाए। For this, we have to identify the physical needs of the body, that is, what is needed for the nourishment, protection, and right utilization of the body. तो बॉडी की फिजिकल नीड्स को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि बॉडी के नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, और बॉडी के राइट यूटिलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, है ना? तो हमें जनरली क्या चाहिए होता है? हमें फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट के चलने के साधन, कम्युनिकेशन, हमें किसी से बात करनी है ना? कोई बहुत दूर इमेज है उसको हमें व्यू करना है, इस तरह के हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन कर सकें। तो अगर हम इन चीजों को सही से समझ पाएंगे तो हम उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस करेंगे जिनकी हमें एक्चुअल में जरूरत है। ठीक है? देन हाउ टू प्रोड्यूस, हमें ये भी समझना होगा कि किसी चीज को हम नेचर में जब प्रोड्यूस करना चाहते हैं, नेचर के ऊपर वर्क करके प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो कैसे प्रोड्यूस करें। तो when we come to the question of how to produce, we are referring to the technology। कैसे हम चीजों को प्रोड्यूस करें, तो अब यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और सिस्टम्स वी यूज फॉर प्रोडक्शन, और ऐसे सिस्टम जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए? सिस्टम्स के लिए। ठीक है? या ऐसे सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं जो कि हम प्रोडक्शन में यूज करेंगे या टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। तो ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मोनी एट ऑल लेवल्स ऑफ अवर लिविंग, it becomes evident that there is an inherent balance, a harmony in nature। ठीक है? तो सबसे पहले हमें नेचर को समझना पड़ेगा कि नेचर के अंदर कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो कैसे प्रोड्यूस होती है जिससे नेचर का एक बैलेंस बना रहता है, हार्मोनी बनी रहती है। सो इट इज ओनली नेचुरल दैट एनी प्रोडक्शन सिस्टम वी डिजाइन और इम्प्लीमेंट इज विद इन द फ्रेमवर्क दैट इज प्रेजेंट इन नेचर, है ना? तो जब हम नेचर को समझेंगे, नेचर के प्रोसेस को समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो नेचर में प्रेजेंट है, या नेचर के जो फ्रेमवर्क है ना, नेचर का जो एक दायरा है, उसमें वो टेक्नोलॉजी इजीली काम कर पाए। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे तो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होगा और नेचर का एनरिचमेंट नहीं हो पाएगा। तो जब हम नेचर को हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो नेचर है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। किस सेंस में? द सिस्टम इन नेचर आर साइक्लिक। नेचर के अंदर जनरली जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं जनरली वो साइक्लिक होते हैं, है ना? दे आर नॉट ओपन एंडेड। ओपन एंडेड नहीं है, साइकिल के अंदर चलते हैं। जैसे आपका वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है ना? कई तरह की साइकिल्स चलती हैं। एक चीज जहां से शुरू होती है वहीं पहुंच जाती है ना? और सभी लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। तो ऐसे ही सिस्टम हमें बनाने चाहिए
जहां भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हम ऐसी यूज करें जो साइक्लिक हो। क्लियर? द सिस्टम इन नेचर आर म्यूचुअली फुलफिलिंग और म्यूचुअली एनरिचिंग। और नेचर के अंदर जो सिस्टम है उनकी एक और खास बात है कि वो सिस्टम जो है म्यूचुअल फुलफिल कर रहे हैं, है ना, और जो भी चीज बन रही है उससे नेचर का एनरिचमेंट भी हो रहा है। Thus, the way to produce is through cyclical process. It is harmony with nature. तो जो भी हम प्रोसेस अप्लाई करें वो साइक्लिक होने चाहिए और इट हैज एंश्योर दैट एवरी यूनिट इज एनरिच, हर एक यूनिट जो है एनरिच हो। नेचर के अंदर जितनी भी यूनिट है वो एनरिच होनी चाहिए। और लास्ट है इसमें एक्सचेंज, स्टोरेज, विनिमय और कोष। तो एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब है जो भी डिफरेंट फिजिकल फैसिलिटीज है उनका एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। जैसे बार्टर सिस्टम चलता था बहुत स्टार्टिंग में कि हम एक प्रोडक्ट एक पर्सन को देते थे और दूसरे से दूसरा प्रोडक्ट ले लेते और हमारी जो फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती थी। आज की डेट में वो मनी चलता है कि मनी से हम फिजिकल फैसिलिटी को क्या करते हैं? खरीदते हैं। ठीक है, तो ये तो है विनिमय, एक्सचेंज करना। और स्टोरेज का मतलब है while storage refers to the storage of physical facility that is left after fulfilling the needs of the family। जब हमने अपनी फैमिली की नीड्स को पहचान लिया, उनको फुलफिल कर लिया, उसके बाद जो फिजिकल फैसिलिटीज बच गई है ना, उनको हमने स्टोर करके रख लिया। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एक्सचेंज एंड स्टोरेज इज डन फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड नॉट फॉर मैडनेस ऑफ प्रॉफिट और एक्सप्लॉयटेशन और होर्डिंग। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टोरेज इज डन फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट। स्टोरेज जो है वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए होना चाहिए, है ना, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे आज बहुत से लोग क्या करते हैं? जमा कर लेते हैं चीजों को, कालाबाजारी करते हैं, फिर आगे चल के उनकी जब वो चीज मार्केट में कम हो जाती है तो ऊंचे दामों में उसको बेचते हैं, तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। स्टोरेज जो है वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए होना चाहिए। तो एक बार समझ लेते हैं एक्सचेंज क्या है। Exchange of produce for mutual fulfillment with a view of mutual fulfillment, not madness of profit। प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए। और स्टोरेज का क्या मतलब है? स्टोरिंग ऑफ प्रोड्यूस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ नीड। जब हमारी फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो उसके बाद जो बच गया उनको हमने फर्दर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा? विद अ फ्यू ऑफ राइट यूटिलाइजेशन इन फ्यूचर, नॉट होर्डिंग। So we can now see how these 5 dimensions of humanistic society are able to ensure the human goal। अब ये जो हमने प्रोग्राम देखा ये ह्यूमन गोल को एंश्योर करने में कैसे हेल्प करेंगे। तो राइट एजुकेशन, राइट लिविंग से क्या होगा? राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन से प्रॉस्पेरिटी आएगी, है ना। जस्टिस प्रिजर्वेशन से हमें फियरलेसनेस और कोएग्जिस्टेंस मिलेगा। प्रोडक्शन और वर्क से हमें प्रॉस्पेरिटी एंड कोएग्जिस्टेंस मिलेगा। एक्सचेंज और स्टोरेज से हमें प्रॉस्पेरिटी और फियरलेसनेस मिलेगा। तो देखिए इसमें चारों चीजें आ गई। क्या क्या? राइट अंडरस्टैंडिंग आ गया, प्रॉस्पेरिटी आ गया, है ना, फियरलेसनेस आ गया और कोएग्जिस्टेंस आ गया। तो चारों हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है वो हमारा पूरा हो रहा है। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं प्रोग्राम है जिसके अंदर 5 डायमेंशंस दिए गए हैं, अगर इसको हम बहुत अच्छे से फुलफिल करेंगे, इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, तो हमारा ह्यूमन बीइंग का जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है वो क्या हो सकता है? वो पूरा हो सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।